अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है खूनी कहावत एपिसोड नंबर 02। दरअसल कहना ये चाहता हूँ कि मैं अपनी ख़ानदानी रवायात को तोड़कर अपने बुज़ुर्गों की रूहों को तकलीफ़ नहीं पहुँचाना चाहता। दूसरे लफ्ज़ों में, कंबल तो आपको छोड़ रहा है लेकिन आप कंबल को नहीं छोड़ना चाहते। मेजर की इस बात पर नाना राय खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठाकर साहब बहुत खसियाने हुए। नाना राय ने उसकी यह कैफियत देखी तो अपनी हंसी रोक ली। आप अपनी बात जारी रखिए, मैं अब बहुत कम दखल दूंगा, मेजर ने कहा। ठाकर वीर सिंह खामोश रहे। मेजर ने दीवारों पर टंगी हुई तस्वीरों की तरफ देखकर कहा कि ये तस्वीरें अच्छे आर्टिस्टों की बनाई हुई हैं। मेरी मालूमात तो यही समझ हैं, यही कहती हैं कि इनको अगर फ़रोख्त किया जाए तो काफ़ी रकम मिल सकती है। मेरे नज़दीक इन तस्वीरों को बेचना उनकी रूहों को बेचने के मतरादफ है। मैं चाहता हूं कि आप इन तस्वीरों को देखें, इसीलिए मैंने आपको यहां आने की दावत दी थी। मुझे उम्मीद है कि जब मैं आपको बताऊंगा कि इन बुज़ुर्गों का बड़ा बेटा अंधुनाक मौत से दो चार हुआ था तो आप वाकई मेरी कहानी की ख़तरनाक नोयत को महसूस करने लगेंगे। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि मेजर, इन बुज़ुर्गों के हर बड़े बेटे को कत्ल कर दिया जाता था। कत्ल? मेजर के मुंह से निकला। अगर इसे कत्ल नहीं तो फिर इत्तफाक कहना पड़ेगा, ठाकर साहब ने कहा। क्या हमेशा बड़े बेटे की मौत होती थी? कभी ऐसा भी होता था कि बड़े बेटे की मौत के बाद दूसरे बेटे को भी कत्ल कर दिया जाता था। मैं समझ गया कि आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अब आप अपनी ख़ानदानी बददुआ का शिकार हो सकते हैं, नाना राय ने कहा। जी हाँ, मैं ये ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। मेरा ख़ानदान कभी का मिट गया होता, लेकिन मैं इत्तफाक से मेरे बुज़ुर्गों के हाथ दो या दो से ज़्यादा बेटे पैदा होते रहे हैं, इसीलिए ये ख़ानदान चलता रहा। अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो इस ख़ानदान का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। आप कहते हैं कि आपके भाई को कत्ल किया गया है। क्या ये मैं पूछ सकता हूँ कि ये हादसा क्या था? उसे गोली मारकर हलाक किया गया था। पुलिस आई तो उसने मेरे भाई की मौत को एक हादसा करार दे दिया, लेकिन सिर्फ मैं जानता था कि मेरे भाई को कत्ल किया गया है। मैं उसकी मौत के लिए तैयार भी था। क्यों? इसलिए कि मैंने एक गिद्ध को चीखते हुए सुना था, ठाकुर ने कहा। गिद्ध? कैसा गिद्ध? मेजर ने पूछा। मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि जब हमारे आसपास कोई गिद्ध चीखता है तो घर के बड़े आदमी की मौत हो जाती है। क्या हमेशा ऐसा होता आया है? जी हाँ, हमेशा ही ऐसा होता आया है। आप गिद्ध की चीख को ख़तरे की घंटी कह सकते हैं। क्या आपने कभी किसी गिद्ध को देखा है? मेजर ने पूछा। नहीं, कभी नहीं। इस इलाके में कोई गिद्ध नहीं आया। अजीब बात है। गोया इस इलाके में कोई गिद्ध नहीं है। अजीब बात है। इस घर में बहुत सी अजीब बातें हो रही हैं। क्या गिद्ध की चीख की वजह आप ये समझते हैं कि आपके भाई को कत्ल कर दिया गया? नहीं, मेरे पास इतने सबूत हैं कि आप मान जाएंगे मेरे भाई को कत्ल किया गया। अगर आपके पास ये सबूत मौजूद थे तो आपने पुलिस के सामने पेश क्यों ना किए? पुलिस मेरा बयान सुनने से पहले ही अपना फ़ैसला सादर कर चुकी थी कि मेरे भाई की मौत हादसे की वजह से हुई थी। इसलिए अगर मैं कोई बयान देता तो मुझे पागल समझा जाता, ठाकर सिंह ने कहा। एक बात और भी थी, मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे ख़ानदान की बात फैले। मैं शोहरत या बदनामी से घबराता हूँ। अगर ये बात है तो आपने हमें क्यों बुलाया है? कि आपने हमें कातिल को ढूंढने के लिए नहीं बुलाया? नहीं, मैंने आपको यहाँ सिर्फ मशवरे के लिए बुलाया है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मैं अपने ख़ानदान का आखिरी फ़र्द हूँ। अगर मैं शादी कर लूँ तो मेरे यहाँ बेटा पैदा हो सकता है। क्या आप ऐसी हालत में किसी लड़की से शादी कर सकते हैं जबकि आप पर और उस लड़की के सर पर नंगी तलवार लटकी हुई है? इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं आपसे एक सीधी सी बात पूछना चाहता हूं। आपने बताया था कि आपकी सालाना आमदनी इस कदर कलील है कि आप अपना ये ठाठ बाट
कायम नहीं रख सकते। जी हाँ, मैं अब भी कहने के लिए तैयार हूँ। तो फिर आप शादी किस बात पर कर रहे हैं? मेजर ने पूछा। मेरा ख्याल है कि आपको अब सब कुछ बताना पड़ेगा, ठाकुर साहब ने कुछ सोचते हुए कहा। मैं जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो मेरी हालत से अच्छी तरह वाकिफ़ है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो एक दौलतमंद लड़की है। उसकी माँ उसके लिए काफ़ी रुपया छोड़ कर गई है। मैं उसकी दौलत के लिए उससे शादी नहीं कर रहा हूँ और वो भी इस बात को जानती है और इसरार करती है कि मैं होने वाली बीवी की दौलत पर पलने की झटक को तर्क कर दूं। और वो बड़े सुहाने ख्वाब देखती है कि वो कैसे इस हवेली को सजाने और उसकी मुरम्मत करवाने पर रुपया खर्च करेगी। अगर मुझे उससे मोहब्बत न होती तो मैं हरगिज़ उससे शादी ना करता। उसको मालूम है कि मैं उस पर जान छिड़कता हूँ। वो मुझ पर अक्सर इल्ज़ाम लगाती है कि मैं गलत किस्म के ख़ानदानी गुरूर में मुब्तला हूँ। आप वाकई परेशान कुन मकसमे में मुब्तला हैं। अगर बद्दुआ का ख्याल आपके जहन में छाया हुआ ना होता तो आप इस लड़की से शादी कर चुके होते। जी हाँ, आपके पिताजी की मौत किस तरह वाक़या हुई थी? वो जंग में हलाक हुए थे। जंग में? जी हाँ, वो अंग्रेज़ों की फ़ौज में कर्नल थे। दूसरी आलमगीर जंग के दौरान वो अफ्रीका में हिटलर के जर्नैल के तहत दुश्मन का मुकाबला कर रहे थे कि लापता हो गए और उन पर कुछ भी गुजर सकता था। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि बद्दुआ वहाँ भी उनका पीछा करती रही होगी। क्या आपको ये पुख्ता यकीन है कि आप ख़ानदान के हर बड़े को कत्ल किया गया? जी हाँ। क्या आपसे पहले किसी को भी ये शक नहीं हुआ था कि मरने वाले को कत्ल किया जाता है? मैं कुछ नहीं कह सकता। उनके शकूक के बारे में कोई तज़किरा नहीं मिलता। अगर आपकी बात मान ली जाए तो ऐसा मालूम होता है कि आपके ख़ानदान की हर नस्ल के ज़माने में एक नया कातिल पैदा होता था। और आपकी वजाहत ये कैसे करेंगे? मैं उसकी वजाहत नहीं कर सकता। उस वजाहत का तो मैं आपसे तलबगार हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि मुबीना कत्ल की वारदातें कैसे हुई? तो आप आइए और इन तस्वीरों को गौर से मुताला कीजिए। ठाकुर वीर सिंह ये कहकर सामने की दीवार की तरफ बढ़े। जब मेजर उनके करीब आ गया तो उन्होंने तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये ठाकुर ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं। मैं इन सब को नहीं जानता हूँ। इस ख़ानदान की कोई तहरीरी तारीख मौजूद नहीं। जितनी बातें मुझे मालूम हुई हैं वो सीना ब सीना चली आ रही हैं। बाप ने बेटे को बताई और बेटे ने अपने बेटे को। मैं चौंका इस ख़ानदान का आखिरी फ़र्द हूँ, इसलिए उसकी तारीख को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं आप मुझे ये तो नहीं बताना चाहते कि आपके ये तमाम बुज़ुर्ग खौफनाक अमवात से दो चार हुए हैं? मेजर ने कहा। क्या इन बुज़ुर्गों की मौत ने उस घर में आग घेरा या बाहर? मौत के मकामात मुख्तलिफ हैं। मेरे इससे पहले बुज़ुर्ग की मिसाल लीजिए। उनके मामलात में हादसे का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहा जाता है कि वो घर में बैठे रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। उस हवेली के बाग में एक चीख सुनाई दी। वो हड़बड़ाकर बाहर निकले और बाग की तरफ जाते हुए उन्होंने अपनी बीवी से कहा, शायद किसी औरत पर हमला हुआ है। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। उन्होंने दीवार पर लटकी हुई तलवार उतारी और बाग की तरफ बढ़े। वो वापस ना आए और 1 घंटे के बाद उनकी लाश एक झाड़ी में मिली और उनकी गर्दन पर तलवार का गहरा जख्म था और उनकी शह रग कट गई थी। क्या कातिल का कुछ पता चला? नहीं। महाराजा के आदमियों ने तहकीकात की। जितने मुँह उतनी बातें, कोई भी सुराग ना मिल सका। अब ठाकुर वीर सिंह एक और तस्वीर के सामने जा खड़ा हुआ। वो एक नौजवान की तस्वीर थी जिसने एक भड़कीला लिबास पहन रखा था। ये भी मेरे एक बुज़ुर्ग हैं, ठाकुर वीर सिंह। ये कल्याण पहुँचे और वहाँ अंगूरों की शराब लाना चाहते थे और उन्होंने बाज़ार में एक दुकान के अंदर बैठकर शराब पी। फिर ये एक ऐसे ठिकाने पर गए जहाँ जुआ खाना था। जुआ खेलते हुए उन्होंने एक शख्स पर जालसाजी और मकारी का इल्ज़ाम लगाया। उस शख्स ने उनको ललकारा। ठाकुर परवीर सिंह बहुत ज़्यादा शराब में पिए हुए थे और दोनों में शमशीर जनी का मुकाबला हुआ। मेरे बुज़ुर्ग 2-4 हाथ दिखाने के बाद ही गिर पड़े और उनके हरीफ की तलवार की नोक उनके सीने को चीरती हुई पीठ से बाहर निकल गई थी और उनका हरीफ कौन था उसका कोई भी पता नहीं लगा सका। ठाकुर वीर सिंह तीसरी तस्वीर के पास जा खड़े हुए। वो उधेड़ उम्र के एक दराज कद शख्स की तस्वीर थी। क्या मैं इन तस्वीरों की कहानी जारी रखूं या इतनी मिसालें काफ़ी हैं? इन बुज़ुर्गों की कहानी जारी रखिए, मेजर ने कहा। ये मेरे बुज़ुर्ग ठाकुर
धर्मान सिंह हैं, नेज़ाबाजी में अपना जवाब नहीं रखते थे। नेज़ा लिए हुए घोड़े पर सवार होकर ये शेर का शिकार किया करते थे। एक दफ़ा ये जंगल में शेरों के पीछे भागे और उनके साथी उनके पीछे रह गए। शेर झाड़ियों में जा छुपा और उन पर झपटने के लिए घात लगाकर बैठ गया। उनका घोड़ा जब झाड़ियों के नज़दीक पहुंचा तो शेर ने हल्ला बोल दिया। मेरे बुजुर्ग ने शेर को ढेर करने के लिए नेज़ा तान कर ही हाथ बढ़ाया ही था कि झाड़ियों में से एक नेज़ा आया और वो शेर के जिस्म में लगने की बजाय मेरे बुजुर्ग के जिस्म के आर पार हो गया। वो नेज़ा फेंकने वाला कौन था, किसी को उसका पता ना चल सका। मेरे बुजुर्ग की लाश भी ना मिल सकी और उनकी लाश को शेर उठा कर ले गया। बहुत दिनों के बाद उन झाड़ियों में उनका नेज़ा पड़ा हुआ मिला जिससे जंग लग चुका था। मेरे ख्याल में इतने मसाले काफ़ी हैं, मेजर ने कहा। शाम के साए रात में तब्दील हो चुके थे। बूढ़ा श्री राम बाबा फानूसों की मोमबत्तियां रोशन करने के लिए आ पहुंचा। हवेली में बिजली नहीं थी, बिजली अभी इस देहात तक नहीं पहुंची थी। बूढ़ा श्री राम मोमबत्तियां रोशन कर चुका तो उसने ठाकर की तरफ मुंह फेर कर कहा कि सरकार 1 घंटे तक खाना तैयार हो जाएगा। खाने पर बहुत कम गुफ्तगू हुई। एक तो हर चीज़ बहुत ही लजीज बनी हुई थी और दूसरा कोई भी अभी तक ठाकर वीर सिंह के ख़ानदान की कहानी के असर से निजात नहीं पा सका था। मेजर तो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उस ख़ानदान के कितने ही बुजुर्ग अजीबोगरीब हालात में मौत का शिकार हुए थे। नाना राय भी इन असबाब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वो ठाकर ख़ानदान के बुज़ुर्गों की मौत का जो बायस हो सकते थे, किसी को कोई बात नहीं सूझ रही थी। परवीब बड़ी मुहैयत से खाना खा रहा था और पूर्णा उस हवेली के मालिक की तरफ देख रही थी जिसका रंग जर्द पड़ चुका था। शायद मौत के ख्याल ने उसके दिन का और रात का सुकून छीन लिया था और उसकी कहानी सच्ची मालूम हो रही थी। आधे घंटे बाद बूढ़ा श्री राम बर्तन उठाकर ले गया तो मेजर ने सिगरेट सुलगाया और बड़े इत्मीनान के साथ एक कश लगाते हुए बोला, अब आप हमें ये बताइए कि मौत से पहले क्या आपके बुज़ुर्गों को ख़तरे का एहसास का नहीं होता था? क्या उनको इस खतरे से कोई खबरदार नहीं करता था? उन सब को खतरे का एहसास रहता था और ना वो अपने बेटों को ख़ानदानी बददुआ की कहानियाँ क्यों सुनाते? मेरे बुज़ुर्ग को तो ये मालूम होता था कि उसे इस दुनिया में ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहना है। क्या आपके पिता ने आपके बड़े भाई बलराम सिंह को इस खतरे से आगाह कर दिया था? जी हाँ, ठाकुर सिंह ने कहा। उन्होंने मुझे इस बददुआ की कहानी सुनाई थी। जब ये कहानी आपको सुनाई गई तो आपने उसके बारे में क्या सोचा? सोचना क्या था, चंद रोज़ तक हम पर यह नफ्सियाती असर रहा, फिर हम उसे भूल गए थे। मेरे बड़े भाई बलराम सिंह की उम्र 30 साल थी। वो भी शादी करने का ख्वाह था, मगर उसे भी ये ख्याल परेशान कर रहा था कि अगर उसने शादी की और उसके यहाँ बेटा पहले हुआ तो वो भी बददुआ का शिकार हो जाएगा। ये ख्याल उसे शादी करने से रोकता था, इसलिए वो किसी के यहाँ नहीं जाता था। औरतों से मिलने जुलने से गुरेज करता। मेरा बड़ा भाई खुश नसीब था कि उसे कोई ऐसी औरत नहीं मिली जिससे वो मोहब्बत करता। मेरा किस्सा बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसी अजियतनाक शशोपंज में मुब्तला हूँ कि शादी करूँ या ना करूँ। आप ज़रा तफसील के साथ बताइए कि आपके भाई की मौत कैसे हुई? मेजर ने पूछा। उन्हें गोली मारकर हलाक किया गया इस इलाके के जंगल में जो यहाँ से 2 फरलांग के फासले पर है। वो अपने साथ 22 बोर की राइफल ले गए थे ताकि खरगोश का शिकार करके लाएं। उन्हें खरगोश का गोश्त बहुत मरगूब था। मैं उस वक़्त तरकारियों की क्यारियों में भिंडियाँ तोड़ रहा था ताकि उस रात भिंडी गोश्त का इंतज़ाम किया जाए। जब मैंने एक लंबी भिंडी तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैंने गिद्ध के चीखने की आवाज़ सुनी। मैंने गिद्ध को पहली बार चीखते हुए सुना था। मेरे बदन में झुर्झरी दौड़ गई। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि क्या करूं कि मैंने गोली चलने की आवाज़ सुनी और फ़ौरन ही दूसरी गोली चलने की आवाज़ सुनी। मुझे ये बहुत अजीब सी बात महसूस हुई। क्यों? इसलिए कि मेरे भाई के पास जो राइफ़ल थी उसमें से बीक वक़्त एक ही कारतूस निकल सकता था। बंदूक में दूसरा कारतूस भरने में कुछ वक़्त लगता है और मैंने 2 गोलियां बीक वक़्त चलती हुई सुनी थी। मुझे अब एहसास हुआ कि कोई गलत बात ज़हूर में आई है। मेरा दिल कांप रहा था। वो एक ख़तरा जो मेरी लाशोर में खटक रहा था खुलकर सामने आ गया था। मेरा माथा ठनका। मैंने भिंडियाँ वहीं फेंक दी और जंगल की तरफ दौड़ा।
क्या आपने किसी गिद्ध को देखा? नहीं, मैंने अपने भाई बलराम सिंह को ऊंधे मुंह गिरे हुए देखा और उसने मेरी आगोश में ही हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। जान करने की आलम में उसने कहा था, वीर सिंह 3 सितारों से होशियार रहना। वो कुछ और कहना चाहता था कि मौत ने उसे ऐसा करने की इजाज़त ना दी। ठाकर वीर सिंह का गला भरा गया था और उसने बर वक़्त अंगेज लहजे में कहा कि मेरे भाई ने गोली चलाई थी। खाली कारतूस उसके पास पड़ा हुआ था। कारतूस की मौजूदगी उसे ज़ाहिर करती थी कि वो हादसे का शिकार हुआ है। पुलिस ने भी मेरे भाई की मौत को हादसा करार दिया। पुलिस ने उसे खुदकुशी की वारदात भी बताया, लेकिन मैं उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। क्यों? इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरे भाई को कत्ल किया गया। अगर आप ये जानते थे तो आपने पुलिस के फैसले को चैलेंज क्यों नहीं किया? मैं कह तो चुका हूं कि मैं ये नहीं चाहता था कि बात आगे बढ़े और बददुआ तक जा पहुंचे। लोग मेरा मजाक उड़ाएं और मेरी महबूबा मुझे पागल समझने लगे। मेरी खामोशी की एक और वजह भी थी। वो वजह क्या थी? उस वक़्त तक मैं अपनी महबूबा को ये बात नहीं बताना चाहता था कि एक दिन यह ख़ानदानी बददुआ मुझे भी मौत के मुंह में धकेल देगी। आपको यकीन किस तरह हुआ कि आपका भाई हादसे का शिकार नहीं हुआ? इसलिए कि जिस गोली से बलराम सिंह हलाक हुआ वो उस राइफल की से निकली ही नहीं थी। उसे तो किसी ऐसी शख्स ने गोली मारकर हलाक किया था जो झाड़ी में छुप कर खड़ा था और वह मेरी भाई की आदतों से वाकिफ था। वो कत्ल की सोची समझी साजिश थी। मैं जानता था कि मेरा भाई कितनी जल्दी बंदूक में दूसरी गोली भर सकता था। वो फुर्तीला नहीं था। उसने अपनी राइफल में दूसरी गोली नहीं भरी थी। उसने एक गोली किसी चीज़ पर चलाई थी। दूसरी गोली झाड़ी में से आई थी जिसने उसे मौत की नींद सुला दिया था। अगर उसने राइफल में दूसरी गोली भरी होती तो दूसरा खाली कारतूस भी उसके करीब ही पड़ा हुआ होता। क्या आपने दूसरी खाली कारतूस ढूंढने की कोशिश की थी? हाँ, मैंने उसके आसपास ज़मीन का चप्पा चप्पा छान मारा। आप दूसरी बातों पर गौर कीजिए। गिद्ध की चीख सुनाई दी थी और वो इस बात का ऐलान था कि कोई ख़तरनाक बात ज़हूर में होने वाली है। और फिर मेरे भाई के वो अल्फाज याद कीजिए, 3 सितारों से होशियार रहना। क्या ये बात साबित नहीं करती कि उसे कत्ल किया गया? इन बातों से ये साबित करना मुश्किल है कि आपके भाई को कत्ल किया गया। ऐन मुमकिन है कि मरते वक़्त उसे अनोखी चीज़ें दिखाई दे रही हों। अगर उसे किसी ने कत्ल किया होता तो उसने उसका नाम क्यों नहीं लिया? हो सकता है कि उसने अपने कातिल को देखा ही ना हो, या देखा हो तो उसे पहचान ना सका हो। ये गिद्ध वाला मामला ज़रा टेढ़ा है, मेजर ने कहा। हैरत इस बात पर है कि उसके आसपास किसी गिद्ध को नहीं देखा। ये क्या बात है? जब हमारे ख़ानदान में से किसी की मौत आती है तो गिद्ध की चीख सुनाई देती है। इसका मतलब तो ये है कि मेरे ख़ानदान के किसी फ़र्द को मरना होता है तो गिद्ध उस इलाके में पहुंच जाता है। हो सकता है कि बददुआ और गिद्ध में कोई तलक हो। आजकल जादू टोने पर यकीन नहीं किया जाता, लेकिन इसके बावजूद वाक़यात में गिद्ध मौजूद है। मेजर कुछ सोच रहा था। उसने चौंकते हुए कहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके ख़ानदान को बददुआ किसने दी और क्यों दी? मैं तमाम तफसीलात से आगाह नहीं हूँ। एक कहावत है कि जब इस हवेली से हवेली के असल मालिक को निकाल दिया गया और यह हवेली मेरे बुज़ुर्ग जीवन सिंह को दी गई तो चंद रोज़ बाद एक आदमी एक ख़त लेकर ठाकुर जीवन सिंह के पास आया। कहा जाता है कि वह बहुत अजीबोगरीब आदमी था। उसने मंदिर के पुजारी का भेष बदल रखा था। उसने वो ख़त मेरे बुज़ुर्ग को दे दिया और गायब हो गया। उसे ढूंढने की कोशिश की गई मगर वो कहीं दिखाई ना दिया। और उस ख़त में क्या लिखा था? लिखा था कि इस हवेली पर बददुआ का असर है। जो कोई भी इस घर में आकर रहेगा उस पर खुदा का कहर नाजल होगा। ख़ानदान की जायदाद और खताब का वारिस जिंदा नहीं बढ़ सकेगा। क्या वो ख़त मौजूद है? नहीं, ठाकुर ने कहा। शायद कहीं पड़ा भी हो और मैंने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। क्या उस ख़त का जिक्र आप सब पर खौफ तारी करता रहा है? नहीं। अच्छा, तो ठाकुर साहब आप ये बताइए कि अगर आप शादी नहीं करेंगे तो इस घर का क्या बनेगा? मेरा मतलब है कि अगर बे औलाद मर जाएंगे तो क्या हवेली किसी रिश्तेदार को मिलेगी? मेरा कोई रिश्तेदार नहीं और मेरी मौत के बाद यह हवेली सरकार की मलकियत होगी। हो सकता है कि सरकार उसे किसी अजायब घर में तब्दील कर दे। अच्छा, तो अब मेरे एक ज़रूरी सवाल का जवाब दीजिए, मेजर ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप बददुआ के डर से इस हवेली को छोड़कर कहीं चले जाएं? मैं समझा नहीं, ठाकुर ने कहा। मेजर साहब के कहने का मतलब ये है कि कहीं कोई शख्स डरा धमकाकर आपको इस हवेली से निकालना तो नहीं चाहता? नाना राय ने कहा। नहीं, अभी
किसी शख्स ने मुझे किसी किस्म की धमकी नहीं दी। काश वो खत आपके पास होता जिसमें बद्दुआ दर्ज है, मेजर ने कहा, और उसे ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप इस खत को क्यों देखना चाहते हैं? इससे कोई सुराग मिल सकता है। अगर वो खत आप ढूंढना चाहते हैं तो मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। चंद कमरों में बहुत से पुराने संदूक पड़े हुए हैं, उनमें कुछ कागजात हो सकते हैं। अच्छी बात है, मैं प्रदीप को इस काम पर मामूर करता हूँ। आप उसकी मदद करना चाहें तो कर सकते हैं। इस वक्त तो मुमकिन नहीं, रात काफ़ी हो चुकी है, अब आराम कीजिए। आपने लंबा सफ़र किया है और मेरी कहानी ज़रूरत से ज़्यादा तवील हो गई है। बूढ़े श्री ब्रह्म बाबा ने आपके लिए कमरे साफ़ कर दिए होंगे और बिस्तर लगा दिए होंगे। मेजर ठाकर वीर सिंह की कहानी के सहर आफरीनी में इस कदर खोया हुआ था कि उसे क्राकोडाइल तक का ख्याल नहीं आ रहा था और उसने अपनी बेख्याली पर बहुत गुस्सा आया। प्रदीप, तुम बहुत लापरवाह हो। क्राकोडाइल भूखा होगा। ठाकर वीर सिंह मुस्कुराए। घबराइए नहीं, श्री राम बाबा एक बाहोश और बाखबर इंसान है। उसने आपके कुत्ते को भूखा नहीं रहने दिया होगा। प्रदीप, तुम जाओ और पता लगाओ कि उसने कुछ खाया है कि नहीं। मेजर ने हुक्म दिया और प्रदीप चला गया। कल सुबह मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ आपके भाई ने दम तोड़ा था। ज़रूर। अच्छा, तो कल सुबह मुलाकात होगी, मेजर ने कहा। चलिए, मैं चलकर आपको ये दिखाऊं कि आपके सोने का इंतज़ाम कहाँ किया गया है। वो ठाकर वीर सिंह के पीछे पीछे चल दिए। हवेली के अंदर छोटी सी तंग गली थी जिसके फर्श पर काफ़ी मोटा नुमा गलीचा बिछा हुआ था और उस गली के आमने सामने कमरों की कतारें थी। ठाकर वीर सिंह ने आमने सामने के 4 कमरे उन चारों के लिए साफ करवाए। वो कमरे प्रदीप और नाना राय के लिए और 2 कमरे मेजर संग्राम और पूर्णा के लिए। वो आपस में मिले हुए कमरे थे। उनके दरवाजे भी एक दूसरे में खुलते थे। ठाकर वीर सिंह उनके लिए 2 कमरे दिखाकर वापस चले गए। प्रदीप सिंह, नाना राय और पूर्णा मेजर के कमरे में आ बैठे। मेजर ने उस खवाश का आधार किया था कि वो सोने से पहले मिलकर सारे किस्से पर गौर करेंगे। आपने ठाकर वीर सिंह का अफसाना सुन लिया और उसके बारे में आपकी क्या राय है? नाना राय ने पूछा। मैं अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका हूं। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि ये एक बहुत ही अनोखा अफसाना है। बाद औक़ात मुझे ये वहम होता है कि ठाकर वीर सिंह एक नहायत ही पेचीदा नफ्सियाती बीमारी का शिकार हैं और बाद औक़ात मैं ये सोचता हूं कि ठाकर के बुज़ुर्गों की मौत में महज इत्तफाकी मुशाबत है। क्या आप ये समझ रहे हैं कि उन हादसात में इत्तफाकात को दखल है? नाना राय ने कहा। फ़िलहाल हमें यही तस्लीम करना पड़ेगा, वरना हमें यह ख्याल परेशान करेगा कि उस ख़ानदान के हर नस्ल के ज़माने में नया कातिल कहाँ से आ गया। क्या ऐसा हो सकता है ठाकुर साहब के बुज़ुर्ग की पैदाइश पर नया कातिल पैदा हुआ हो? हम उसे इत्तफाकर क्यों कर कह सकते हैं कि मकतूल और कातिल साथ साथ पैदा हुए और 400 बरस तक एक साथ पैदा होते रहे। नाना राय बोला। ठाकर साहब के बयान के मुताबिक उनके पहले बुजुर्ग को 4 साल पहले कत्ल किया गया। अगर ये तमाम वाकई कत्ल की वारदातें थी तो 400 बरस की तारीख का लामसाल वाक़या है कि मकतूल पैदा करता है और कातिल को जन्म देता है। कत्ल की इन वारदातों के पीछे क्या मकसद हो सकता है? अगर कत्ल किया गया है तो उसके पीछे मकसद ज़रूर होगा। हमें उस मकसद को ढूंढना पड़ेगा। हमें कहाँ से इब्तिदा करनी होगी, ये मैं आज रात सोचूंगा। प्रदीप और नाना राय उठकर चले गए। अगले दिन मौसम बहुत अच्छा था। मेजर और नाना राय नाश्ते के बाद तैयार होकर ठाकुर साहब का इंतज़ार कर रहे थे। आप शायद रात भर सोचते रहे होंगे, नाना राय ने कहा। हाँ, कल रात मैं काफ़ी देर तक जागता रहा। ऐसी कहानी सुनकर कौन सो सकता है? कोई सुराग मिला? 1-2 बातें मेरे जहन में आई हैं। मसलन ठाकर बलराम सिंह ने मरते हुए 3 सितारों का जिक्र किया था। वो 3 सितारे एक गहरा भेद हो सकते हैं, उनका कोई मतलब हो सकता है। मैं ये जानने की कोशिश करना चाहता हूँ कि उनका मतलब क्या है, मेजर ने कहा। बाद औक़ात आदमी बेखबरी में तशबीह से काम लेता है और बाद औक़ात वो ऐसे अल्फाज ज़ुबान से अदा करता है जिसका मफ़हूम अधूरा रह जाता है। हो सकता है कि बलराम सिंह ने 3 सितारों के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए कुछ कहना चाहा हो। मसलन 3 सितारों वाला मकान, 3 सितारों वाला लिबास। मेजर नाना राय की इस तावील पर बहुत खुश हुआ और वो उसकी दोस्ती पर फ़ख्र करने लगा। ये बात तो मुझे सूझी ही नहीं थी। बलराम सिंह की मुराद 3 सितारों वाली तलवार से भी हो सकती थी। हाँ,
हमें तन्हाई में इस बात को ज़रा और आगे बढ़ाना होगा, मेजर बोला। और फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, मैंने ठाकर साहब की भाई के मुबीना कत्ल पर भी गौर किया है। बलराम सिंह को छोटी राइफल की मदद से हलाक किया गया। छोटी राइफल का इस्तेमाल दो बातें समझाता है। एक तो ये कि गोली काफ़ी नज़दीक से चलाई गई, दूसरी ये कि जिस शख्स ने वो राइफल इस्तेमाल की वो एक बेनज़ीर निशानाबाज था। ऐसी राइफल की गोली दिल या दिमाग में लगते ही कारगर साबित हो सकती है। अगर वो शख्स वाकई बलराम सिंह को कत्ल करना चाहता था तो दुरुस्त निशाना लगाना बेहद ज़रूरी था। मैं समझता हूँ कि कातिल को अपने निशाने पर पूरा भरोसा था। इसका मतलब ये हुआ कि कातिल काफ़ी मशक करता रहा होगा। उसकी टांग या बाजू पर गोली चलाना बिल्कुल बेकार था। अगर पहली गोली ही बलराम सिंह को हलाक ना कर सकती तो बलराम सिंह ने कातिल देख लिया होता और घर आकर पुलिस को इतला दी होती। अगर आपको यकीन आ चुका है कि बलराम सिंह को कत्ल किया गया है तो हमें उस इलाके में अपनी आंखें खोलकर चलना होगा। आपका ख्याल बिल्कुल सही है। वो शख्स उस जगह का रहने वाला हो सकता है। पुलिस के उस फैसले के बाद कि बलराम सिंह की मौत एक हादसे का नतीजा थी, उस शख्स के दिमाग पर से सारा बोझ उतर चुका होगा और अब वो आज़ादी से गिरदो नवा में घूम रहा होगा। मुझे ठाकर साहब से अभी एक दो सवालात पूछने हैं। वो क्या? ठाकर साहब की कहानी के पसे मंजर में एक औरत भी है। उनकी महबूबा, ठाकर साहब की महबूबा को उनके ख़ानदान के किस कदर हालात मालूम हैं। अगर वो उस कहानी से वाकिफ़ है जो ठाकर ने हमें सुनाई है तो वो लड़की अपनी क्या राय रखती है। औरत का दिल बहुत हिसास होता है। वो बरक अंदाज में सोचती है। वो मर्द के दिल की गहराइयों में झांक कर देख सकती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि उसकी छठी हिस्स बेदार होती है। इतने में ठाकर वीर सिंह तैयार होकर आ गए। मेजर ठाकर साहब के कमरे की तरफ देखने लगा जिसके दरवाजे पर एक शील्ड लगी हुई थी। उस शील्ड पर तलवार और ढाल बनी हुई थी। ढाल पर किनोल का फूल खिला हुआ था। ठाकर साहब करीब आए तो मेजर साहब ने पूछा, क्या ये शील्ड आपका खानदानी निशान है? जी हाँ। क्या ये शील्ड हमेशा यूं ही रहती है? क्या मतलब? मैं देख रहा हूं कि इस शील्ड को जानबूझकर बिगाड़ा गया है और उसके नकूश मिटा दिए गए हैं। मेरे परदादा के वक्त डाकुओं ने इस हवेली पर हमला किया था। ये उन्हीं का कारनामा होगा। उन्होंने उसे खुर्च कर देखा होगा कि उसके नीचे सोना तो नहीं है और उन डाकुओं ने हमारे असला खाने को भी तोड़ कर देखा होगा कि शायद इसमें कोई सोने या चांदी की तलवार मिल जाए। क्या इस हवेली में आपके खानदान का असला खाना भी है? जी हाँ, ठाकर साहब ने कहा। कल रात आपने मेरी कहानी पर गौर किया होगा। क्या आप इस मामले को समझ पाए? मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं समझता हूँ कि इस मामले को सुलझाने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपसे एक दो सवालात पूछना चाहता हूँ। वो हालिया वाक़यात के मुतल्लिक़ हैं। पूछिए, मैं आपको दुरुस्त जवाब देने की कोशिश करूँगा। क्या आपके भाई का कोई दुश्मन भी था? आप सोच कर बताइए। क्या ऐसा कोई शख्स था जो आपके भाई को गुज़ांद पहुँचाना चाहता था? नहीं, मेरे भाई का कोई दुश्मन नहीं था। बलराम सिंह एक माकूल इंसान था। उसका कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ और अगर उसका कभी किसी से कोई झगड़ा हुआ होता तो उसने उसका जिक्र मुझसे ज़रूर किया होता। अब मैं आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहता हूँ। आपको पूरा इख्तियार है। जिस लड़की से आप शादी करना चाहते हैं वो कौन है? उसका नाम योगिता मल्होत्रा है। शायद वो आज मुझसे मिलने आए और आज के बाद वो कस्बे में जाती है। तो क्या वो नज़दीक ही रहती है? जी हाँ। उसके पिताजी की जागीर यहाँ से 5 मील के फासले पर है और उनका नाम परवंदर मल्होत्रा है और वो बस्ती नागगढ़ में सरकारी बैंक के मैनेजर हैं। योगिता खुद मुख्तार है और उसके पास अपनी दौलत है जो उसकी माँ उसके नाम पर छोड़ कर गई है। योगिता ग्रेजुएट है और इस साल वो MA हिस्ट्री में दाखिला लेगी। क्या उससे आपकी मंगनी हो गई? नहीं, वो उसकी वजह मैं बयान कर चुका हूँ। जो कहानी आपने हमें सुनाई है क्या उसे भी सुना चुके हैं? क्या आपका मकसद खानदानी बददुआ से है? हाँ। नहीं, मैंने इसका जिक्र उससे नहीं किया। ठाकर साहब ने उदासी से कहा, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे पागल समझने लगे। आपने बहुत अच्छा किया। मैं आपको मशवरा दूंगा कि उससे अभी इसका जिक्र ना कीजिएगा। मेजर ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या और भी कोई इस बददुआ की राह से वाकिफ़ है? नहीं, कोई नहीं। खामोशी रहिएगा। किसी से भी इसका जिक्र ना कीजिएगा। मैं आपकी हिदायत पर अमल करूंगा। आइए चले। सबसे पहले मैं ये यकीन करना चाहता हूँ कि आपके भाई को कत्ल किया गया है या नहीं। चलिए। क्या आपके पास वो राइफल मौजूद है जो आपके भाई ने खरगोश का शिकार करने के लिए इस्तेमाल की थी? मेजर ने पूछा। जी हाँ।
आपको जहमत तो होगी, वो राइफल अपने साथ ले चलिए। आप अपनी जेब में 1 या 2 कारतूस भी डालकर ले आएं। हमें उनकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन शायद हमें कोई तजर्बा करना पड़े। ठाकर वीर सिंह राइफल लेने चला गया और थोड़ी देर के बाद वो मतलूबा राइफल के साथ वापस आ गए और जंगल की तरफ बढ़े। मेजर कर्मिन ने रास्ते में पूछा, क्या बलराम सिंह एक अच्छे निशानाबाज थे? बहुत अच्छे निशानाबाज थे और उनका निशाना कभी खाली नहीं जाता था। वो अपने शिकार को जख्मी करना पसंद नहीं करते थे। जब उनको यकीन हो जाता कि उनकी गोली से शिकार जिंदा नहीं बढ़ सकेगा, तभी वो गोली चलाया करते थे। और उस जंगल में खरगोश बहुत हैं। आखिरकार वो उस जगह पहुंच गए जहां 3 महीने पहले बलराम सिंह की मौत वाक़या हुई थी। ये वो जगह है जहां मैंने अपने मरते हुए भाई को अपनी गोद में बिठा लिया था। मैं इस मंजर को कभी उम्र भर फरामोश नहीं कर सकता। वो मंजर हमेशा मेरी आंखों में घूमता रहेगा। क्या आप हमें ज़मीन पर लेटकर ये बता सकते हैं कि बलराम सिंह किस तरह पड़े हुए थे? क्यों नहीं? ठाकुर साहब ने कहा, क्या ऐसा करना बहुत ज़रूरी है? जी हाँ।